हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ का एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन बचा है। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो मैं सारा टेस्ट बहुत जल्दी-जल्दी करवा दे रही हूँ। इसको आप बस थोड़े टाइम दे दीजिए और अपना रिवीजन कर लीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कहाँ तक हुआ है। तो आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। खुद को इवैल्यूएट करिए। और ये टेस्ट ही नहीं है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, ये डिकोड एग्ज़ाम का मैं जितना टेस्ट कराऊँगी इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में ही मिलेगा। ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप भूल रहे हो, उसका नोट्स आप साथ में बना लो। और साथ ही साथ हमारा घटना चक्र कंप्लीट हो चुका है, सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहिए उसको प्लेलिस्ट में देखिए। और एनसीईआरटी या यूपी पीसीएस का भी टेस्ट, आरओ का टेस्ट, अदर जी मतलब जेआईएस का और जीएस वर्ड का, तो मैंने इसको भी करा रखा है। सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो जाइए अभी के अभी लेक्चर के बाद आप प्लेलिस्ट से सब कुछ देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हिंदी का भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारे 6 टॉपिक का मैंने कंप्लीट करवाया है। तो आप उसको रिवीजन करिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जो अगर आप हिंदी कर लेते हैं, हिंदी से पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से होगा। साथ ही यहाँ से भी होगा, बाकी करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। हम जल्दी ही आपके लिए आय दृष्टि हो सकेगा तो कंप्लीट करवा ही देंगे फटाफट। लेकिन आप पहले करंट इसको टेस्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर तो ये है, इकोनॉमी का ही टेस्ट है। 1 मिनट, कल आपका 9 नहीं 9 टेस्ट हो चुका ना आपका। ये दूसरा है, इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कुजनेट्स वक्र दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? आय असमानता और आर्थिक विकास को, मतलब इनकम इनक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कुजनेट वक्र जो है साइमन कुजनेट के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतिक अनुसंधान कार्यक्रम में से एक है। यह वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच उल्टे यू का संबंध दर्शाता है। इसके अनुसार कोई देश जब विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित विकास आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक वक्र उत्पन्न हो जाता है। अगला है निर्धनता की दुष्चक्र किसकी अवधारणा है? मतलब ये किसकी अवधारणा थी? तो थी रैगनर की। तो आर्थिक रैगनर नर्स्के ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन अंडर द डेवलपमेंट कंट्रीज में निर्धनता के दुष्चक्र वेरियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। इनका तर्क है कि कम आय से कम बचत होती है, जो निवेश सामर्थ्य को हतोत्साहित करती है। कम निवेश में उनकी उत्पादकता तथा आय भी कम बनी रहती है और गरीब ही बने रहते हैं। एंटी एंट्री पोर्ट व्यापार संबंध है। तो ये किस संबंध है? निर्यात के लिए और आयात की गई वस्तुओं के लिए। एंट्री एंट्री पोर्ट एंट्री पोर्ट ट्रेड पुनः निर्यात के लिए मंगाई गई वस्तुओं के संदर्भ में होता है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निजीकरण, वैश्वीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन दोनों कहलाता है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी अधिनियम प्रभावी हुआ था। ये हुआ था 2006 में। भारतवर्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा जून 2005 में इससे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ ये। ईपीजीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको आप इंग्लिश में देखिए। इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड। इस ई व्यापार क्या होता है? तो इंटरनेट द्वारा जो व्यापार होता है इसको ई व्यापार कहते हैं। डूइंग बिजनेस ऑन इंटरनेट। और भुगतान संतुलन संबंधित है। बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधित किससे है? तो यह है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। अदृश्य एवं संतुलन को चालू खाते में पाया जाता है। आप क्या समझते हैं इससे? तो इसका मतलब होता है सेवाओं की बिक्री। What do you understand by the balance of individual which is found in the current accounts? इसका अर्थ होता है सेल्फ सर्विस। नेक्स्ट है 10वां, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता में शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है व्यापार का संतुलन, अदृश्य का संतुलन, भुगतान का स्थानांतरण, तीनों नहीं है। और ये चौथा शामिल है विदेशी परिसंपत्ति। तो ऑप्शन हो गया सी।
तो चालू खाता यह भुगतान संतुलन का एक भाग है। किसी देश के निर्यात और आयात की स्थिति जानने की सहायता करता है। चालू खाता अधिशेष इंगित करता है कि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है, जबकि चालू खाते का घाटे का अर्थ है कि किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक है। यह निम्नलिखित भागों में मिलकर बना है: व्यापार संतुलन, अदृश्य व्यापार का संतुलन और हस्तांतरण भुगतान। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के घटक नहीं है? तो वह है राजस्व खाता। ठीक है, तो भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 मुख्य घटक होते हैं: चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता। चालू खाता देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से धन के प्रवाह की निगरानी करता है। पूंजी खाता अंतर्राष्ट्रीय पूंजी लेन-देन के प्रवाह की निगरानी करता है। इन लेन-देन में गैर वित्तीय संपत्तियां और गैर उत्पादित संपत्तियों की खरीद एवं तथा निपटान शामिल है। वित्तीय खाता व्यवसाय, अचल संपत्ति और शेयरों में निवेश के संबंधित धन के प्रवाह का निगरानी करता है। 12वां है, ओलिगोपॉली से आप क्या समझते हैं? तो ओलिगोपॉली मतलब होता है बेचने वाले कम हो लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हों। देयर आर द fewer सेलर्स बट मोर बायर्स। एक ओलिगोपॉली वह बाजार संरचना है जिसमें एक बाजार का उद्योग बड़ी संख्या में बड़े विक्रेताओं या उत्पादकों का प्रभुत्व होता है। ओलिगोपॉली अक्सर मुनाफे को अधिकतम करने की इच्छा से उत्पन्न होता है, जिससे कंपनियों के बीच मिलीभगत होती है। ठीक है, और किसी वस्तु की संतोषजनक शक्ति कहलाती है उपयोगिता, यूटिलिटी। किसी व्यक्ति की वांछित संस्तुति शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। 14वां है, किसी वस्तु की विशिष्ट मात्रा जिसकी किसी विशेष अवधि के दौरान मांग की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मात्रा की मांग, क्वांटिटी डिमांडेड। यदि किसी वस्तु का विशिष्ट मात्रा को संदर्भित करती है तो जिसकी किसी विशेष अवधि के दौरान मांग की जाती है तो क्वांटिटी डिमांड कहलाती है। 15वां है, ये सामान जो एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं इसलिए एक निश्चित अनुपात में एक साथ मांग की जाती है तो उसको कहते हैं पूरक सामान, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक सामान वे सामान हैं जो एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं, इसलिए एक निश्चित अनुपात में एक साथ मांग की जाती है। उदाहरण कलम और स्याही, रोटी और मक्खन आदि। एक ही कीमत में गिरावट से दूसरे की मांग में वृद्धि होती है, इसके विपरीत भी। 16वां है, वे सामान कौन से हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय से विपरीत रूप से संबंधित है? तो वह है घटिया सामान। What are the these goods where demand is inversely related to the income of the consumer? This is normal inferior goods. 17 है, किसी विशेष वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर सभी उद्यमियों द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहलाता है, तो मूल्य कहलाता है जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि नहीं है? तो एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है और प्रोडक्ट मेथड है, फैक्टर इनकम नहीं है। 19वां है, विनिमय की एक प्रणाली जहां माल का आदान प्रदान माल के रूप में जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीसी अर्थव्यवस्था या वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों कहते हैं, जिसे सीसी इकोनॉमी एंड बार्टर सिस्टम। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य गिर जाता है, जिसके कारण अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात सस्ते तथा आयात महंगे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अवमूल्यन वाले देश के निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों में कमी आती है। 21वां है, वह कौन सी मुद्रा होती है जिसका मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है? तो वह होती है साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या हैं? तो क्या बोलते हैं, लैक ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी एंड लैक ऑफ द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी होते हैं। नेक्स्ट है 23वां, किसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु माइनस मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है? तो मुद्रास्फीति है या गतिहीन स्फीति है या मुद्रा संस्फीति है? तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? वह प्रक्रिया होता है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्यापक मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। 24वां है, निम्नलिखित में से किसमें मुद्रास्फीति बेरोजगारी साथ साथ विद्यमान रहते हैं? तो है निष्पन्न स्थिति, मतलब स्लमफ्लेशन में।
यह स्थिति का द्योतक है जब अर्थव्यवस्था में एक ओर कीमतें बढ़ती हैं तो दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निष्पन्द स्फीति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ-साथ विद्यमान रहती है। 25वां है चालू लेखा घाटा। इसे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द करंट अकाउंटिंग डेफिसिट? ये होता है कि ए मेजर ऑफ द कंट्री ट्रेड वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विस इट इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इट एक्सपोर्ट। मतलब सीएडी चालू घाटा ये सब होता है। चालू लेखा घाटा किसी देश के व्यापार का एक माप जहां उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्यों से अधिक होता है। कथन है मुद्रा का मूल्यन आयातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कारण है विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ये तो गलत है लेकिन आर सही है। मुद्रा का मूल्यन आयातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, गलत है। ये किसी देश की मुद्रा बाह्य मुद्रा को कम कर देना है। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आता है तब उस देश की मुद्रा स्थिति में सुधार लाने के लिए नीति अपनाई जाती है। इससे आयात महंगे होते हैं तथा उनमें कमी आती है, जबकि देश में उत्पत्ति वस्तुएं विदेशी में सस्ती हो जाती हैं और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार शेष की स्थिति में सुधार होता है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ना तो आयात ना ही निर्यात, मतलब दोनों बंद। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था किस संबंधित है? तो यह संबंधित है गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश गारंटी से। 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में मीगा की स्थापना की गई। मीगा की विकासशील देशों गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई। इसके सदस्य देशों को 27 दिसंबर 1945 में प्रभावित हुआ है। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह का संगठन नहीं है? तो IAIB नहीं है, बाकी सब हैं। विश्व बैंक के समूह में 5 संगठन हैं, IBRD, IDA और IFC और मीगा और ICSID। IID नहीं है। आईएमएफ की लेखा मुद्रा कहलाती है, उसको एसडीआर कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर सदस्य देशों की अन्य आरक्षित संपत्तियों के पूरक के लिए 1969 में आईएमएफ द्वारा अपनाई गई एक ब्याज असर वाली अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ की 5 मुद्राओं में कौन सम्मिलित नहीं है? पाउंड, यूरान, यूरो, रूबल। तो रूबल नहीं है। आईएमएफ की 5 वस्तुएं हैं, यूरान, यूरो, येन और पाउंड और युआन। ठीक है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आईएमएफ, विश्व बैंक। तो ये तो मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह है WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। WEF आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन होता है तो ये होता है IMF द्वारा। और है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय IMF। एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये प्रस्तुत किया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस ऑक्सफैम इंटरनेशनल प्रकाशित करती है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो की जाती है WEF द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उसका होता है फुल फॉर्म ट्राइड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है WTO के अनुसार उनके सब्सिडी मदों में कौन नहीं है? तो इसमें ब्राउन बॉक्स नहीं है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर ब्लू बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स सब्सिडी की मदें हैं। ग्रीन बॉक्स एवं ब्लू बॉक्स में आने वाली मदों में सब्सिडी की अनुमति है, जबकि रेड बॉक्स वाली मदों में सब्सिडी का समाप्त की जा चुकी। एयर बॉक्स सब्सिडी को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। आप प्रतिशुल्कन शुल्क से क्या समझते हैं? इससे ये होता है कि यह निर्यातक देश द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को संतुलन करने के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी समानता व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती, फिर भी न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है। अम्बर बॉक्स के अंतर्गत आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है और कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु सरकार दी जाती है। तो इसमें से सही है पहला।
तो ठीक है। अम्बर बॉक्स के अंदर ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा सभी सब्सिडियां आती हैं जो कृषि उत्पादन व्यापार को विकृत करती हैं। सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। बीज फर्टिलाइजेशन और विद्युत एवं सिंचाई दी जाने वाली सब्सिडी व्यापार संतुलन को विकृत करती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वियना, ऑस्ट्रिया में। और यहाँ पर देख लीजिए विश्व मौसम विभाग संगठन का पेरिस में है। एमएन एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन का है। खाद्य और कृषि संगठन जर्मनी का है। ओपेक कुवैत का है। फिर मतलब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें दूसरा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन का है, बाकी सब सही नहीं है। तो यहाँ पर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये है लंदन यूके में, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो भी लंदन यूके में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में है। ओपेक जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें डी है, इंटरपोल का फ्रांस में है, ये सही है। तो संस्थाएं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क एंड यूएनईपी नैरोबी केन्या, और यूएनएचआर जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, इसका है जेनेवा में, और इंटरपोल का है लियोन्स फ्रांस में। ठीक है। 48 सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। और अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है सार्क का? तो इसमें सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है, बाकी सब है। तो सार्क के 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। बीमस्टेक का कौन सा सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है। बीमस्टेक, जिसका पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है, बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत और बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य हैं। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। ठीक है। 51 है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है, भारत, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया है। G20 सदस्य जो निम्न प्रकार है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। निम्नलिखित में G7 का सदस्य नहीं है: जर्मनी, रूस, जापान, यूएसए। तो रूस नहीं है। G7 के अंतर्गत सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य शामिल है। निम्नलिखित में से आसियान देशों में नहीं आता है कौन? तो भारत नहीं आता, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम आते हैं। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। इसके सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्राजील में आयोजित 50वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे केवी कामत थे। इसका मुख्यालय संघाई में। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो है दूसरा तीसरा सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष कामत थे और इसका मुख्यालय संघाई में, ये दोनों सही है। पहला गलत है क्योंकि 2014 में फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय बैंकर केवी कामत को बनाया गया था। इसका मुख्यालय संघाई में है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों को बारी बारी से 5 वर्ष तक अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा। मोरारजी देसाई मिलान करना है इसको, तो चलिए मिलान करवाते हैं। तो मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, और राजमन्नार जो कमेटी थी केंद्र शासित प्रदेश के लिए। मौद्रिक नीति जो है वो है श्री रंगराजन की, और WPI CPI जो है वो क्या है? ये है सूचकांक। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है।
यहाँ पर दिए मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण और राजमन्ना केंद्र राज्य संबंध, मौद्रिक नीति श्री रंगराजन और WPI CPI सूचकांक है। वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु किस मापदंड का प्रयोग नहीं होता है? तो राजनीति सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब होता है, रहन-सहन नहीं होता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें निम्नलिखित मापदंड है जैसे आर्थिक भागीदारी और अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, शैक्षणिक उपलब्धियां, राजनीतिक सशक्तिकरण। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। और 58 है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो यह है नोएडा में। वीवी ठीक है। 59 है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में किसे दिया गया? तो MS स्वामीनाथन को। 60वां निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें है कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगाना चाहिए, सही है। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें बोना चाहिए। चने के खेत के चारों ओर कुसुम को रोधी फसल के रूप में लगाया जाता है, तो सभी ऑप्शन सही है। ठीक है। 61 है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो मूंगफली, कपास, मसूर, सोयाबीन, तो मसूर नहीं है। तो खरीफ फसलें हैं कपास, जूट, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूरजमुखी, सनई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। निम्नलिखित में से लघु खाद्यान्न नहीं है? तो कुटकी, काकून, टोपियोका और कोदो, तो टोपियोका नहीं है, टोपियोका। तो मालर मिलेट्स इसके अंतर्गत मंडुआ, रागी, कोदो, सावा, काकून, चेना तथा कुटकी आदि सम्मिलित हैं। और मोटे माइनॉर्स सीरियल्स के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा सम्मिलित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है थ्रू दिस द गवर्नमेंट एश्योर द प्रोडक्टिव फार्मर्स दैट द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स विल नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द फिक्स्ड प्राइस। मतलब इसके द्वारा सरकार उत्पादक वस्तुओं को आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमतें नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दी जाएंगी। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और है 64वां RIDF का फुल फॉर्म क्या है? मतलब RIDF का फुल फॉर्म क्या है? इसका है रूरल बेस्ड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो 1995 में नाबार्ड के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो हुआ था 1960 में। कहाँ पर? स्थापना पंतनगर उत्तराखंड नामक स्थान पर हुआ था। हरित क्रांति प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये डी होगा, A और B। तो हरित प्रभावित गेहूं कुछ सीमा तक धान की फसल से दिखाई पड़ती है। हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में ना होकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि तक सीमित रहा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह है करनाल में। डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा की स्थापना 1955 में की गई। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 11-12 है, 2011-12। तो किस कालावधि को अवमंदन की अवधि कहा जाता है? तो 1965 से 80 के मध्य को। और भारत में किन क्षेत्रों में FDI प्रतिबंधित है? तो किस क्षेत्र में प्रतिबंधित है? वो है लॉटरी में, जुआ में, सट्टेबाजी, तीनों में है। रासायनिक उर्वरक बीमा क्षेत्र में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा D। और निम्नलिखित में कौन 8 कोर क्षेत्र में नहीं आता? इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, प्राकृतिक गैस, सीमेंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता। IIP बास्केट में आने वाले 8 उद्योग हैं कोयला, उर्वरक, विद्युत और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस और इस्पात और सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सही है? दुर्गापुर जर्मनी, भिलाई ब्रिटेन और बोकारो सोवियत संघ और राउरकेला अमेरिका। तो ये हो बोकारो सोवियत संघ द्वारा। तो यहाँ पर संयंत्र है, सहयोगी देश है। भिलाई जो है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया और राउरकेला जर्मनी द्वारा, बोकारो सोवियत संघ द्वारा, दुर्गापुर ब्रिटेन द्वारा। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। 1974 में भारत ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गई। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बनपुर स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नालको आंध्र प्रदेश, टिस्को जमशेदपुर, हिंडाल्को मध्य प्रदेश, टिस्को हीराकुंड। तो ये होगा दूसरा सही है, टिस्को जो है जमशेदपुर का। ठीक है। नालको जो है हीराकुंड उड़ीसा में है, टिस्को जमशेदपुर में है और हिंडाल्को जो है रेनकुट में है और IISO कुल्लटी में है। निम्नलिखित में से कथन सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। दूसरा है भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल
1781 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई। इसमें जो सही पहला ही सही है केवल। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, ठीक है। ये है सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित करते हैं। मुकेश अंबानी ये हैं रिलायंस के। भारती मित्तल है, भारती मित्तल जो है एयरटेल के हैं। रतन टाटा हैं नैनो कार के, और राजीव प्रेमजी विप्रो के। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। और मुकेश अंबानी रिलायंस, भारती मित्तल एयरटेल और रतन टाटा नैनो कार, राजीव प्रेमजी विप्रो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुई 2009 को। 2009 में भारतीय प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की स्थापना की गई। इसका एक अधिकार शक्तियों पर अंकुश लगाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा कंपनियों के विलयों पर अधिग्रहणों व निगरानी रखना है। ये मिलान करना है। चलिए मिलान करवा लेते हैं फटाक से। तो बरौनी है तेल संशोधन। कपूरथला है रेल डिब्बा के लिए। और सिंगरौली है कोयला के लिए। कजरहट जो है सीमेंट के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो बरौनी तेल शोधन, कपूरथला रेल डिब्बा और सिंगरौली कोयला और कजरहट सीमेंट के लिए। कजरहट। और रेजिडेक्स संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आवास बैंक से, नेशनल हाउसिंग बैंक से है रेजिडेक्स। रेजिडेक्स 11 जुलाई 2007 को पहली बार राष्ट्रीय आवास बैंक ने देश के विभिन्न भागों में भूमि के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव निगरानी रखने के लिए रेजिडेक्स संख्या का सूचकांक जारी किया। क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? तो यह सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय में कमी होती है। ये मंदी के उपचार के लिए सरकार द्वारा व्यय बढ़ाने पर कुल मांग, राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है। ब्याज दरों में वृद्धि का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय का निवेश में कमी होती है तो इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। अगला है पूंजी प्राप्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? तो पूंजी लाभ नहीं है, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। भारत में सरकार की पूंजी बजट, जिसे पूंजी खाता भी कहा जाता है, पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल किए जाते हैं। केंद्र सरकार की पूंजी प्राप्ति के अधिलिखित अंग है आंतरिक बाजार उधारी, अल्प बचत जमा और भविष्य निधि जमा और लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां और विदेशी ऋण एवं सहायता ऋण तथा अग्रिमों की वापसी और विनिवेश है। और अगला है मिलान करना। मुरादाबाद है ब्रास वेयर हैंडीक्राफ्ट। और तिरुपुर है हौजरी के लिए। खुर्जा है मिट्टी के बर्तन के लिए। ओलेप्पी है नारियल के रेशे के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। और यहाँ पर मुरादाबाद ब्रास वेयर हैंडीक्राफ्ट के लिए है, और खुर्जा मिट्टी के बर्तन के लिए, तिरुपुर हौजरी के लिए, ओलेप्पी नारियल के तेल के लिए है। अगला 83 है निम्नलिखित क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं है। कहाँ पर? चिट एंड फंड व्यापार में, रेलवे परिवहन में, तंबाकू उत्पाद में या फार्म हाउस का निर्माण में। तो ऑल ऑफ द एबव में। तो एफडीआई की अनुमति किसमें नहीं? फुटकर व्यापार में, परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन में, लॉटरी व्यापार में, चिट एंड फंड और जुआ में, सिगरेट तंबाकू उत्पाद में या निधि कंपनी आदि के उत्पाद में नहीं है। फेमा कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2000 में। फेमा को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 1 जून 2000 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देनों को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना है। कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं क्या हैं? कम्युनिज्म, यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती सॉरी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म सभी के सभी हैं। ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो माना जाता है हर्समैन को। असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन हर्समैन द्वारा किया गया। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, कथन किसका है? तो यह कथन है जेबी से का। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, कथन जेबी से द्वारा कहा गया है। प्रथम पेमेंट बैंक कौन था? तो यह थे एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत का प्रथम पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। वेदांत कंपनी संबंधित है, ये खनन से है। वेदांत कंपनी खनन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत नहीं है? तो कौन कार्यरत नहीं है? तो यह नहीं है ICRA। तो ICRA भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत नहीं है।
डीमैट अकाउंट संबंधित है तो ये संबंधित है शेयर मार्केट से। शेयर बाजार में कारोबार प्रदान करने के लिए मेट खाता खुलवाना पड़ता है। इसके लिए एड्रेस प्रूफ और परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। इन शर्तों को पूरा होने पर ही डीमैट खाता खोला जाता है। डीमैट खाता मान्यता प्राप्त ब्रोकरेज फार्म या बैंक खुलवाया जाता सकता है। निम्नलिखित में से उनके सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा होगा? तो ये होगा ध्रुव, और फिर होगा डी मतलब 241D। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को आया था। मिशन कर्मयोगी की 2 सितंबर 2020 को आया था। स्वामित्व आया था 24 अप्रैल 2020 को, और ध्रुव आया था 10 अक्टूबर 2009 को 19 को, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो पीएम स्वनिधि शहरी विकास मंत्रालय का है, ये सही है। समर्थ योजना है कपड़ा मंत्रालय का, पीएम स्वनिधि शहरी विकास मंत्रालय का, और स्टार्स परियोजना है शिक्षा मंत्रालय का, और प्रारंभ परियोजना है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन को। डॉक्टर हु इज कॉल्ड द pioneer ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण वर्ष 1991 में शुरू हुआ, अतः उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इसलिए उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू हुआ? तो वही लागू 20 जून 2020 को। अगला है स्माइल योजना कब आई थी? तो ये आई थी 12 फरवरी 2022 को। स्माइल बोलते हैं सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज को 22 फरवरी को लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। ये योजना लक्षित समूहों को आवश्यक कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित जीवन का वादा देगी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ओपेक 1960 ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। डब्ल्यूएचओ 1948, यूनिसेफ 1946, आईसीजे 1945। तो ओपेक जो है 1961 में आया था, बाकी डब्ल्यूएचओ होता है 48 में, यूनिसेफ 46 में, और आईसीजी ये है 1945 में। डब्ल्यूपीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो डब्ल्यूपीआई ये क्या है? ये है आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित होता है। ये बाकी दोनों गलत हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। इसमें भारतीय थोक बाजार में वस्तुओं की एक प्रतिनिधि की सूची शामिल है। इसमें केवल सामान शामिल है, सामान सम्मिलित है। यह वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसे हर महीने जारी किया जाता है। अगला है निम्नलिखित समितियों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें। लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, अलग समिति। तो इसका हो जाएगा 4-1-2-3। तो अलग समिति जो था 1779 में आया था, लकड़वाला जो थे 1993 में था, तेंदुलकर 2005 में था, और रंगराजन समिति 2012 में था। स्वतंत्र भारत सरकार की पहली भारतीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो की गई थी 1948 को। स्वतंत्र भारत सरकार की पहली भारतीय औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई। बाद में 1956, 80, 90, 91 में औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा की गई। तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।